चलिए बच्चा, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स आपकी वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। आपका एटम्स वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिवाइड फर्दर इट। ठीक है ना? क्यों डिवाइड नहीं कर सकते? क्योंकि इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं। इस न्यूक्लियस के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं जो कि एक एटम में इंक्लोज्ड है। जब एटम के अंदर इतनी सारी चीजें प्रेजेंट है, आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते? है ना? तो दैट्स व्हाई इट इज डिविजिबल। ओके, बट ये वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। यूनिट बोलना है आपको, पार्टिकल नहीं है। इट इज नॉट अ पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे आप और डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यूनिट को डिवाइड नहीं कर सकते, ध्यान करना। यूनिट को डिवाइड नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका जो ये एक एटम है इसको और डिवीजन अगर एटम्स के प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, इसके बाद जो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं दैट इज, चलिए आते हैं वापस। अब देखिए, हमने इस चैप्टर के अंदर क्या सीखा था। चैप्टर नंबर 3 में हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा, और हम लोगों ने क्या सीखा था इस चैप्टर के अंदर? आपका जो ये मॉलिक्यूल्स है, हमने एटम्स के बारे में सीखे। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो आपके एटम से मिलकर बनते हैं, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा, ठीक है, अकेला तो वो एटम है, तब वो मॉलिक्यूल नहीं है। जब आप दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को, यानी कि ये कहोगे कि दो या दो से ज्यादा एटम्स को जब आप कंबाइन कर देते हो तो वो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा, यानी कि टू और मोर देन टू एटम्स आर अटैच्ड टुगेदर, देन दे आर सेड टू बी मॉलिक्यूल्स। समझ में आया इतना? ठीक है, तब उन्हें हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके बच्चा, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद इसके अंदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक कौन सा पढ़ते हैं हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर के लिए जैसे आपको मैंने बताया कि आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है बच्चा? प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के साथ साथ आपके न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता, ये होते हैं न्यूट्रल। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? इन इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, इतना आपको पता है। फिर आपको ये भी मैंने बताया था बच्चा कि जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, इनका जो नंबर है दैट नंबर शुड बी सेम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जो नंबर है दैट नंबर शुड बी सेम। ठीक है, आपको पता है कि जो एटम होता है, एटम शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या मतलब है? कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसमें होने चाहिए। उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही इसमें होने चाहिए। ठीक है, अब कैसे होने चाहिए? आप लोगों ने सीखा कि सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं ले लेती हूँ सोडियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। ये 11 जो एटॉमिक नंबर है, ये क्या बताता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वही आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आपको पता है। ठीक है बच्चा, जितना भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, और यही मिलकर किसी भी एटम को बनाता है क्या? ये बनाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बनाता है बच्चा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ में आया सभी को? ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद आप लोगों ने ये देखा कि हमने एक चीज और सीखी थी इसके अंदर, मास नंबर। आपने एटॉमिक नंबर तो सीख लिया, हम लोगों ने मास नंबर सीखा था। एटॉमिक नंबर तो आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, लेकिन जो मास नंबर होता है, जो मास नंबर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यही होता है।
अब मास नंबर तो मोस्टली आपको गिवन होता है, अगर नहीं भी गिवन है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। इसी सोडियम को अगर ले लिया जाए, एटॉमिक नंबर 11 है और जो मास नंबर है वो 23 होता है, द मास नंबर इज 23, ठीक है। एंड व्हेन द मास नंबर इज 23 इट मींस यू हैव टू पुट इट ओवर हियर, है ना। 23 इज इक्वल टू number of protons. How many number of protons are over here? It is 11, ठीक है, plus number of neutrons. Now you can find out the number of neutrons very easily, isn't it? You can find ना, ओके। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ढूंढ लेते हो बच्चा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप पता कर लेते हो। 23 को 11 में से माइनस कर दो, ठीक है बच्चा, 23 में से 11 को माइनस कर दो। आपको जो नेक्स्ट टॉपिक सिखाया गया था दैट वाज केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है ना, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूलाज से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। केमिकल फॉर्मूलाज के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। किसी भी एटम का आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जब एटॉमिक नंबर पता होगा तो आपको उसकी वैलेंसी पता होगी। वैलेंसी पता होगी, वो कैसे पता होगी, जब आपको उस एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आपको चैप्टर 4 में सिखाया गया है, बोहर एटॉमिक मॉडल, है ना, जिन्होंने कहा था कि आपके इलेक्ट्रॉन्स KLMN शेल्स के अंदर रहते हैं और इन KLMN शेल्स को आप लोग कैसे लिखते हो, मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स को भरते हो इनके अंदर, 2, 8, 18 एंड 32, ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है। मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है ना आपका, इस न्यूक्लियस के सबसे नियर बाय, सबसे नियर मोस्ट कौन सा शेल होता है, आपका K शेल होता है, क्योंकि सबसे पास में है तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन लिव हियर, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रह सकते हैं। इसके बाद इसके बाहर का जो शेल होता है वो होता है L, थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे आप 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो इससे बाहर का शेल होता है वो है आपका M। अब इस M थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब इससे बड़ा हो गया आपका N वाला शेल, यानी कि और भी बड़ा हो गया तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरह से हम इस KLMN शेल की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, ठीक है। और ये लर्न करने के लिए बोहर जी ने एक फॉर्मूला भी दिया था आपको 2n² का। एन क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। एन क्या होता है बच्चा, इट इज नंबर ऑफ शेल। अब बड़े आराम से किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हो, ठीक है, बड़े आराम से, ये आपको आता है। अब जब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, अब जब आपको KLMN शेल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी आ गई है तो आपको वैलेंसी निकालना बड़े आराम से आ जाएगा। सपोज उसी सोडियम को आप ले लीजिए, एटॉमिक नंबर इज 11, तो KLMN शेल में कैसे आप लोग फिलिंग करोगे, आप फिलिंग करोगे 2, 8 एंड 1, ठीक है, इतना आपको करना आता है बच्चा, ठीक है। कैसे हमने किया कि आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, फिर 8 भर सकते हो, कितने बचे 1, तो 1 आपके M वाले शेल में आ गए, ठीक है। अब आपको वैलेंसी पता चल गई। वैलेंसी क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को देना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेना है, क्यों, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब ये ऑक्टेट क्या होता है कि लास्ट शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो आएंगे ही नहीं, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना चलता है, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। इसी लेने देने को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके लास्ट सब शेल में या लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उसी को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं बच्चा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जितने लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने हैं वो वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आया। अब सोडियम का हमने कॉन्फ़िगरेशन तो लिख लिया, ठीक है। अब सपोज कीजिए सोडियम के साथ आपको क्लोरीन भी दे रखा है, एटॉमिक नंबर इज 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287, ठीक है। अब देखिए इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। डोनेट करने से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, एक लेने से इसका 8 ऑक्टेट पूरा हो जाएगा,
तो सोडियम आया 1 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, क्लोरीन आया अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो ये रहा, सोडियम ने दे दिया। तो इस तरह से आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। इट इज द केमिकल फॉर्मूला। कितना इजी है बच्चा, आपको समझाया गया है मल्टीपल टाइम्स, कोई गिनती ही नहीं है। सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर लिखना है, एटॉमिक नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वैलेंसी निकालनी है, और वैलेंसी के अकॉर्डिंग आपको किसी भी एलिमेंट की आप कभी भी केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। आया समझ में बच्चा? अब मैं आपको एक और केमिकल फॉर्मूला सिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है? कुछ और केमिकल फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करते हैं बच्चा। जैसे कि सपोज कीजिए आपको मैंने दिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? सोडियम कार्बोनेट है। अब सोडियम का जो सिंबल है वो आपको पता है Na होता है। कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं हम लोग? CO3, ये होता है कार्बोनेट। इस कार्बोनेट पे एक चार्ज होता है, ठीक है? कौन सा चार्ज होता है? -2, ठीक है? अब आपको पता है ये पूरा का पूरा कार्बोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए आ रहा है, ठीक है? और सोडियम तो हमारे पास एक ही है, एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, ये तो बस एक ही दे सकता है। तो दो कहाँ से मिलेंगे? तो यहाँ पे 2 सोडियम लग जाएंगे इस तरह से, Na2CO3। तो इस तरह से फॉर्मूला बना आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का। ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर था। आया समझ में बच्चा? ये था सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, ऐसे हम जनरेट करते हैं। एक फॉर्मूला और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। सपोज कीजिए आपको दे एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है? या एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लीजिए, ठीक है? ये एल्यूमिनियम Al, ऑक्साइड आपका O, एटॉमिक नंबर इज 13, एटॉमिक नंबर इज 8, कॉन्फ़िगरेशन इज 283, कॉन्फ़िगरेशन इज 26। इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं। कैसे बात बनेगी? ठीक है, ऐसे बात बनेगी, देखो कैसे। एल्यूमिनियम आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो 2 तो इसने इससे ले लिए। चलिए, ऑक्सीजन का काम तो हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम का काम तो हुआ ही नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो एक और यहाँ पे क्या होगा, एक और ऑक्सीजन आएगा अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है? इसने एक दे दिया, एल्यूमिनियम का काम तो हो गया, बट ऑक्सीजन का काम तो हुआ ही नहीं, उसको एक और चाहिए। तो एक और एल्यूमिनियम आएगा 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, इसने इसको दे दिया। चलिए, फिर से ऑक्सीजन का काम हो गया, लेकिन फिर से एल्यूमिनियम रह गया 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। अब क्या होगा? एक और ऑक्सीजन आएगा, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब के बाद दोनों का काम हो गया। जब तक दोनों का ऑक्टेट पूरा ना हो जाए, इलेक्ट्रॉन देकर और लेकर, तब तक ये चेन चलती रहती है। तो कितने एल्यूमिनियम हो गए आपके पास? 2 एल्यूमिनियम हो गए। कितने ऑक्सीजन हो गए आपके पास? 3 ऑक्सीजन हो गए। तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। आया समझ में बच्चा? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Al2O3, ये आपको लिखना था। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू नाउ? ठीक है?